myself Ajay Bhartiya from Gullak Investment and founder of Mahal Classes. आज के वीडियो का टॉपिक है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो कौन सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है हमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। तो पहले आप ये समझिए कि आप कहीं भी मतलब पैसे जो कमाते हो उसमें से जो भी थोड़ा बचता है और उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ एफडी में डाल देते हो। तो मैं एक पहले बता दूं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट में एफडी बेटर रिटर्न नहीं दे सकता। क्यों दे नहीं सकता? पहले इन्वेस्टमेंट की हम डेफिनेशन समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या है। तो इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये समझता हूं कि आज आपने जो पैसे बचाए हैं उसको उतना वो ग्रो कर दे कि फ्यूचर में जो भी चीज आज की प्राइस में मिलती है भले उसकी प्राइस बढ़ गई हो फिर भी आप वो पैसे से खरीद सकते हैं। जैसे कि एक बात मैं बोलूं कि आपके पास 100 रुपए की नोट है, राइट, करेंसी है, और वो आपके पॉकेट में रखी है। तो वो 100 रुपए में जो आप चीज आप ले सकते हो, क्या आप वही पॉकेट में पड़ा हुआ 100 रुपए की नोट क्या 10 साल बाद कुछ खरीद सकते हो? हाँ, खरीद तो सकते हो, लेकिन जो आज चीज खरीद सकते हो, आज जो वैल्यू की चीजें खरीद सकते हो वो नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये 100 रुपए की नोट की वैल्यू आपने 10 साल में डिक्रीज की है, बढ़ा दी। तो हम ऐसा ट्राई करेंगे ये 100 रुपए ऐसी जगह पे रखें कि हम जो चीज आज 100 रुपए में मिलती है वो भले 10 साल के बाद बहुत महंगी हो जाए, लेकिन तब ये 100 रुपए की वैल्यू भी उस टाइम उतनी हो जानी चाहिए कि हम खरीद सकते हैं। तो देखते हैं एक्चुअली कैसे वर्क होता है। 100 रुपीज आपने एफडी में डाला है ना, फिक्स डिपॉजिट बैंक में डाल दिया। तो अगर ये एफडी 6% के रिटर्न देगा तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये एफडी की वैल्यू हो जाएगी 106 रुपीज, राइट। 2 साल के बाद ये 106 एफडी में अगर पड़ा रहा तो अगेन 6% के हिसाब से लगभग ये 1112 पॉइंट समथिंग रुपीज आपका होगा। तो ये समझिए कि 2 साल के बाद आपके 100 रुपीज जो एफडी में डाले थे उसकी वैल्यू हो गई है 112 रुपये या 1112 रुपीज, 112 रुपीज। लेकिन एक और चीज है, वो बोलते हैं हमको महंगाई। ओके, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये क्या है? महंगाई दर है। इंडिया की महंगाई दर लोगे ना, मतलब कोई भी जो भी कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उसकी महंगाई दर कम से कम 7 से 8% से है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आज 100 रुपए की मिलती है वो नेक्स्ट ईयर 107 और 8 रुपीज की हो जाएगी। तो आपका एफडी में रखा हुआ पैसा 100 रुपीज जो था 1 साल के बाद कितना होता है? 106 रुपीज। और जो चीज है, राइट, जो भी चीज खरीदना चाहते हो वो 100 रुपए की चीज नेक्स्ट ईयर हो जाने वाली है 107 रुपीज की। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको 1 रुपीज और कहीं से कमा के लाना पड़ेगा वो चीज खरीदने के लिए। दूसरे साल में ये वैल्यू जो है एफडी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 112 रुपये। लेकिन आप समझ के चलो अगर ये 7 या 8% के इन्फ्लेशन से बढ़ा तो ईयर हो जाएगी ये चीज की वैल्यू 115 मतलब 115 रुपीज और 140 रुपीज। तो जस्ट थिंक करिए कि अगर 112 रुपये आपके बैंक में पड़ा है और 115 रुपये हमें कोई भी चीज के लिए देना है तो 3 रुपीज का घट पड़ रहा है, तो कहीं से तो हमें लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? FD is not a proper or best investment to beat inflation। और इन्वेस्टमेंट की व्याख्या या डेफिनेशन है कि हम ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करें जहां वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, राइट। तो पहली चीज हमने देख ली कि एफडी नहीं कर सकता। हाँ, एफडी में किस लिए पैसा रखो कि भाई हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो तुरंत निकाल सकते। ये थिंकिंग अच्छी है। अब दूसरी बात करें, हमें मालूम है मतलब 18 इयर्स 20 इयर्स या 30 इयर्स के आसपास जब आपकी जॉब लगती है ना, तो नॉर्मली आपके मम्मी पापा क्या बोल देते हैं कि भाई आप अब एक काम करो, इन्वेस्टमेंट करना चालू करो।
और उनके लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है पता है? हाउस खरीदो। अब हाउस खरीदने का मतलब क्या होता है? या मतलब लोन पे ले लो। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। आप समझो कि आज आपकी जॉब लगी है ना? अब 20,000 रुपीज आप कमा रहे हो, उसमें से आपको 15,000 रुपीज आज लोन एज अ लोन देना है। मतलब आप पहले ही उधार में पड़ गए हैं, राइट? आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? और वो घर की वैल्यू जब तक आप लोन भरोगे 20 साल 25 साल में, तब वो घर की वैल्यू उतनी ही होगी जितना आपने पूरा पैसा भरा हो। तो मैं तो ये समझता कि मतलब हाउस लेना वो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आपके पास रहने के लिए घर चाहिए बस, राइट? इन्वेस्टमेंट ये घर खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, लगभग 2000 से लेके 2010 में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें सब बहुत पैसे बन गए, वो ठीक है, वो होता है कभी कभी। लेकिन आप लोन से घर खरीदो और वो इन्वेस्टमेंट काउंट करो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, राइट? तो इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है जो इन्फ्लेशन को बीट करे और आपके पॉकेट में इन्फ्लेशन से भी ज्यादा पैसे डाले, राइट? बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। कभी कभी है ना, पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस में पैसे डालो, है ना? तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो इंश्योरेंस में पैसे कभी इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो ही नहीं सकते। इंश्योरेंस अलग चीज है, इंश्योरेंस अलग चीज है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। दोनों को आप अलग काउंट करके चलो। अगर ये दोनों आपने मिक्स किया ना, तो ना आपने इंश्योरेंस लिया है ना आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये समझ के चलो। ना आपको प्रॉपर इंश्योरेंस दिया है किसी ने, ना आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आप बीच में झूलते हुए रहोगे। बेटर है आप पहले से डिसाइड करो। आपने सैलरी चालू कर दी है, आपने जॉब स्टार्ट किया है, तो पहले से डिसाइड करो कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। और इन्वेस्टमेंट से पहले इंश्योरेंस श्योर लो, लेकिन प्योर इंश्योरेंस लो। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, मेडिक्लेम मतलब टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो पहले वो ले लो। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसा है कि भाई आप एसआईपी थ्रू करो, ओके? म्यूचुअल फंड एसआईपी, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो या लमसम करो, शेयर मार्केट में पैसे डालो। लेकिन ये सारी चीज आप जैसे बताओगे ना पेरेंट्स को, तो बोलेंगे नहीं शेयर मार्केट में पैसे नहीं डालने चाहिए, डूब जाते हैं। अरे मुझे ये बताओ कि पहले क्या 20 साल 25 साल 30 साल पहले क्या हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस थी कि कहाँ पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए? कोई एडवाइस दे सकता था? नहीं दे सकता था। अब तो अच्छे अच्छे एडवाइजर भी हो गए कि जो आपके पैसों को अच्छी तरह मैनेज करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में सीधे डालना नहीं चाहते तो आप एसआईपी में डालिए। जिस तरह मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है म्यूचुअल फंड में वर्क करती है, वो सारी इंस्टीट्यूट आपके पैसे शेयर मार्केट में डालेगी, आपको अच्छे रिटर्न 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल में मिल जाएंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वो बड़ा होना चाहिए, राइट? और इसमें आपका रिटर्न कम से कम 10 to 20% हो जाता है, राइट? तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी इनिशियल स्टेज में जॉब पे लगे हैं वो बच्चे अब उनका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और क्रेडिट कार्ड से, लोन से, ईएमआई से ये मतलब दूर रहे, जितना दूर हो सके। अगर आपकी जरूरत है तो 100% लो, नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें बिल्कुल बकवास है। जब तक आपकी जरूरत है, डिमांड है, तब तक लो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी कि आप लो। नहीं तो मुझे ये बताओ क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या है? ओके, अगर आपके पास पैसे हैं तो क्रेडिट कार्ड भी इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं है तो कोई क्रेडिट कार्ड की इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं तो ये भी आपको 20 से 40% तक चार्ज करता है, 20 से 40%। तो मैं तो यही बोलूंगा इनिशियल स्टेज में आप क्रेडिट कार्ड भी लेना बंद करो। आप सीधे आपका पैसा एसआईपी थ्रू डालो, इन्वेस्टमेंट करो और देखो 2 साल 3 साल में आप एजुकेट होने लगोगे। और एजुकेट होने के बाद आप सोचोगे कि कहाँ पैसे अच्छे तरह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो आज का वीडियो का मोरल यही है, मतलब आप भ्रमित मत हो जाओ, राइट? आप डाइवर्टेड मत हो जाओ कि इंश्योरेंस में पैसे डालो, है ना, एलआईसी में पैसे डालो तो उसमें से बहुत अच्छे रिटर्न मिलते, नहीं मिलेंगे। आप एक बार मुझे मिलो, मैं बता दूंगा कि कितना बड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है इंश्योरेंस में पैसे डालने से। ना आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिलती है ना इंश्योरेंस की, राइट? उससे अच्छा प्योर इंश्योरेंस लो और प्योर इन्वेस्टमेंट लो। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉन्ग होराइजन, राइट? तो बाद में
अगर आप 25 ईयर के एज से करते हो इन्वेस्टमेंट, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ एक प्रॉपर अमाउंट करने से 40 इयर्स के एज में आप फ्री हो जाओगे। आप चाहोगे ना कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो उतने अमाउंट आपने सेव कर लिए होंगे, इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो उससे आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय।